हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.6 जो सब टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का जो 6th सब टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, जो कि जिसका कि नाम है द 5th रिपोर्ट, यानी कि 5वीं रिपोर्ट। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, द 5th रिपोर्ट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द 5th रिपोर्ट। हम लोग का बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। चैप्टर हम लोग का है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, और हम लोग का टॉपिक चल रहा था बंगाल एंड जमींदार्स। उसका ये 6th सब टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं अब। Many of the changes we are discussing were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813. हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। It was the 5th of a series of reports on the administration and activities of the East India Company in India. यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। Often referred to as the 5th report, it ran into 1002 pages, of which over 800 pages were appendices that reproduced petitions of zamindars and riots, reports of collectors from different districts, statistical tables on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras, present day Tamil Nadu, written by officials. यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियाँ, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थीं। From the time the company established its rules in Bengal in mid-1760s, its activities were closely watched and debated in England. कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उन पर चर्चा की जाती थी। Benami, literally anonymous, is a term used in Hindi and several other Indian languages for transactions made in the name of a fictitious or relatively insignificant person, whereas the real beneficiary remains unnamed. बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फ़ायदा पाने वाला व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता है। Lathial, literally one who wields the लाठी और stick, functioned as a strong man of the जमींदार। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। There were many groups in Britain who were opposed to the monopoly that the East India Company had over trade with India and China. These groups wanted a revocation of the royal charter that gave the company this monopoly. ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को एक अधिकार दिया गया है। An increasing number of the private traders wanted a share in the India trade, and the industrialists of Britain were keen to open the Indian market for British manufacturers. ऐसी निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। Many political groups argued that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as a whole. कई राजनीतिक समूहों का तो ये कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन was hotly debated in Britain, and incidents of the greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन के गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। The British Parliament passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control company rule in India.
ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। It forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company. The fifth report was one such report produced by a select committee. It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of the East India Company's rule in India. कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गईं। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है अंदुल राज पैलेस, देख सकते हैं आप लोग। For over a century and a half, the fifth report has shaped our conception of what happened in the rural Bengal in the late 18th century. 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही है। The evidence contained in the fifth report is invaluable. पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक दिस हैव टू बी रेड केयरफुली. वी नीड टू नो हु रोट द रिपोर्ट्स एंड वाई दे वर रिटन. In fact, recent researchers show that the arguments and evidence offered by the fifth report cannot be accepted uncritically. लेकिन ऐसी की सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए. हमें यह जानने की जरूरत है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी. वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता. Researchers have carefully examined the archives of various Bengal zamindars and the local records of the districts to write about the history of the colonial rule in rural Bengal. शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखगारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है. दे इंडिकेट दैट इंटेंट ऑन क्रिटिसाइजिंग द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. द फिफ्थ रिपोर्ट एक्सैगरेटेड the collapse of traditional zamindari power as also overestimated the scale on which zamindars were losing their land. As we have seen, even when zamindars were auctioned, zamindars were not always displaced given the ingenious methods they used to retain their zamindaries. उनसे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन प्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे. इसीलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीन खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है. जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे. अब है हमारा सेकेंड टॉपिक, द हो एंड द प्लग, यानी कि कुदाल और हल. Let us now shift our focus from the wetlands of Bengal to drier zones, from a region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced. आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें. You will see the changes that came about when the frontiers of the peasant economy expanded outwards, swelling up pastures and forests in the Raj Mahal hills. You will also see how these changes created a variety of conflicts within the region. आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए. आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट जैसे कैसे उत्पन्न हुए. इसका फर्स्ट सब टॉपिक है इन द हिल्स ऑफ राजमहल, यानी कि राजमहल की पहाड़ियों में. इन द अर्ली 19th सेंचुरी बकनैन ट्रेवल्ड थ्रू द राजमहल हिल्स. 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकनान ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था. फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन, द हिल्स अपीयर्ड इनपेनेट्रेबल, ए जोन वर फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर. उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थीं. यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे. Wherever he went, people were hostile, apprehensive of officials, and unwilling to talk to them. In many instances, they deserted their villages and absconded. बुकनान जहाँ भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया. वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे. कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे. Who were these hill folk? ये पहाड़ी लोग कौन थे? वाई वर दिस सो एप्रीहेंसिव ऑफ बुकनैन्स विजिट?
वो बुकनैन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? Buchanan's journal gives us tantalizing glimpses of these hill folk in the early 19th century. बुकनैन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है. His journal was written as a diary of places he visited, people they encountered, and the practices he saw. It raises questions in our mind, but does not always help us answer them. उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था. यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती. It tells us about a moment in time, but not about the longer history of people and places. For that, historians have to turn to other records. उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती. ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा. If we look at the 18th century revenue records, we learn that these hill folk were known as Paharis. यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था. They lived around the राजमहल hills, subsisting on forest produce and practicing shifting cultivation. वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे. वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे. They cleared patches of forest by cutting bushes and burning the undergrowth. On these patches enriched by the potash from the ash, the paharias grew a variety of pulses and millets for consumption. They scratched the ground lightly with hoes, cultivated the cleared land for a few years, then left it fallow so that it could recover its fertility and move to a new area. वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे. वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए पड़ती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी. From the forest, they collected mahua, a flower for food, silk cocoons and resin for sale, and wood for charcoal production. उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठे करते थे. The undergrowth that spread like a mat below the trees and the patches of grass that covered the lands left fallow provided pasture for cattle. पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग आते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर से बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी. The life of the Paharias as hunters, shifting cultivators, food gatherers, charcoal producers, silkworm rearers was thus intimately connected to the forest. They lived in hutments within tamarind groves and rested in the shade of mango trees. शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी. वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाह में आराम करते थे. They considered the entire region as their land, the basis of their identity as well as survival, and they resisted the intrusion of outsiders. वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी. वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे. Their chiefs maintained the unity of the group, settled disputes and led the tribe in battles with other tribes and plains people. उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे. With their base in the hills, the Paharias regularly raided the plains where settled agriculturists lived. इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे. These raids were necessary for survival, particularly in the years of scarcity. They were a way of asserting power over settled communities, and they were a means of negotiating political relations with outsiders. पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे. साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था.
The zamindars on the plains had to often purchase peace by paying a regular tribute to the hill chiefs. Traders similarly gave a small amount to the hill folk for permission to use the passes controlled by them. Once the toll was paid, the Paharia chiefs protected the traders, ensuring that their goods would not be plundered by anyone. इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिरास देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। दिस नेगोशिएटेड पीस वॉज समवट फ्रेजाइल। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। इट ब्रोक डाउन इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century व्हेन द फ्रंटियर्स ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वर बीइंग एग्रेसिवली एक्सटेंडेड इन ईस्टर्न इंडिया। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। द ब्रिटिश इनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जमींदार्स एंड जोतदार्स टर्न्ड अनकल्टिवेटेड lands into rice fields. To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge the sources of land revenue, produce crops for export, and establish the basis of a settled, ordered society. अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। They also associated forest with wildness and saw forest people as savage, unruly, primitive and difficult to govern. वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। सो दे फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड, सेटल्ड एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड एंड फॉरेस्ट पीपल टेम्ड, सिविलाइज्ड एंड परसुएटेड टू गिव अप हंटिंग एंड टेक अ प्लो एग्रीकल्चर। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। As settled agriculture expanded, the area under forest and pastures contracted. जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। This sharpened the conflict between hill folk and settled cultivators. इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। The former began to raid settled villages with increasing regularity, carrying away food, grains and cattle. Exasperated colonial officials tried desperately to control and subdue the Paharias, but they found the task difficult. पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। In the 1770s, the British embarked on a brutal policy of extermination, hunting the Paharias down and killing them. 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। Then by the 1780s, Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur, proposed a policy of pacification. तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। Paharia chiefs were given an annual allowance and made responsible for the proper conduct of their men. They were expected to maintain order in their localities and discipline their own people. Many Paharia chiefs refused the allowances. Those who accepted most often lost authority within the community. Being in the pay of the colonial government, they came to be perceived as subordinate employees or stipendiary chiefs. तो नीति प्रस्तावित की जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा।
As the pacification campaigns continued, the Paharias withdrew deep into the mountains, insulating themselves from hostile forces and carrying on a war with outsiders. जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए. So when Buchanans traveled through the region in the winter of 1810 to 11, the Paharias naturally viewed him with suspicion and distrust. The experience of pacification campaigns and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area. Every white man appeared to represent a power that was destroying their way of life and means of survival, snatching away their control over their forest and lands. इसीलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुकनान ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकनान को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते. शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है. उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है. By this time, in fact, there were newer intimations of danger. वस्तुतः इन्हीं दिनों में उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी. Santals were pouring into the area, clearing forest, cutting down timber, ploughing land and growing rice and cotton. और वह था संथाल लोगों का आगमन. संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे आ रहे थे. As the lower hills were taken over by Santhal settlers, the Paharias receded deeper into the Rajmahal hills. If Pahariya life was symbolized by the hoe, which they used for shifting cultivation, the settlers came to represent the power of the plough. The battle between the hoe and the plough was a long one. चूंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसीलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा. पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा. हल और कुदाल के बीच यह लड़ाई बहुत लंबी चली. अब है सेकेंड हम का सब टॉपिक, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अब तक के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं. सेकंड टॉपिक है द संथाल्स पायनीज सेटलर्स, यानी कि संथाल अगुआ बासिंदे, उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.